हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज का ये विशेष सत्र है जिसमें हम जानने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एडमिशन में किन प्रक्रियाओं का हम पालन करें, किन किन चरणों का पालन करें, जिससे हम पॉलिटेक्निक में आसानी से बिना किसी समस्या के प्रवेश प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने की, तो पॉलिटेक्निक संस्थाएं जो कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही हैं, सरकार द्वारा आपकी सहायता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही कम फीस से उपलब्ध कराई जाने वाली एक प्रशिक्षण शिक्षण की व्यवस्था है, जिससे प्रशिक्षण और शिक्षण प्राप्त कर आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में हम प्रवेश कैसे प्राप्त करें। वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म भर करके अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इस प्रवेश परीक्षा के लिए आप कैसे अप्लाई करें, कोई त्रुटि ना होने पाए, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी, फुल एक्सप्लेनेशन आज सीखने वाले हैं। हम वेबसाइट पर जाकर सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप का पालन करते जाएं और हम आसानी से अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया, प्रवेश पाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। लेकिन जब हम प्रवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम पॉलिटेक्निक में प्रवेश लें क्यों। तो फ्रेंड्स, उस पर चलने से पहले कि हम किन चरणों का पालन करें, किस तरीके से हम वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करें और पॉलिटेक्निक में प्रवेश लें, मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी कि हम पॉलिटेक्निक में प्रवेश क्यों लें। तो आइए ये सत्र आरंभ करते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी जानकारी जो कि सरकार ने आपको सुविधा दे रखी है आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और अगर जानकारी आपके पास ना हो तो आप उस योजना से वंचित रह सकते हैं और आपके हाथ से एक मौका निकल सकता है। तो पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाना निसंदेह आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दें, इस उद्देश्य से आज इस सत्र में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी प्राप्त करिए आप कि क्यों ले प्रवेश पॉलिटेक्निक में और प्रवेश प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के और हम प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए, बिना डिले किए हुए हम आज का ये सत्र आरंभ करते हैं। कहना चाहती हूं कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अविलंब आज का ये सत्र। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने की। तो आपको बता दें कि एक वेबसाइट के माध्यम से आप जब अप्लाई करते हैं, और वेबसाइट आपका क्या है, आप सिंपल गूगल पे जब जाते हैं और जी कप लिखते हैं, gcup.admissions.nic.in, जैसे ही आप ये गूगल पर लिखते हैं आपको एक वेबसाइट मिल जाती है और उसी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए। और इस वेबसाइट को हम वेबसाइट पे जा करके पूरी जानकारी भी अभी आपको देने वाले हैं, आगे बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये कहना चाहती हूं कि जब आप अप्लाई करते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए तो सबसे बड़ी चीज कई बार आर्थिक होती है, धन संबंधी होती है। तो उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत ही कम फीस से आप अप्लाई कर पाते हैं। यानी जनरल और ओबीसी अगर 300 रुपए से प्लस बैंक चार्जेस, इसके साथ बैंक के चार्जेस आपके जुड़ जाते हैं, ठीक है, बैंक चार्जेस आपके जुड़ेंगे। और SC ST ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो 200 रुपए से ही अप्लाई कर पाते हैं, इसके साथ भी बैंक चार्जेस जुड़ जाते हैं। अप्लाई करने में एक और बात जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, और इन सब पर हम विस्तृत जानकारी भी आगे प्राप्त करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर की बात जो आपको जरूर ध्यान रख लेना चाहिए वो बात आपकी क्या है कि 1/7/2023 है ना, इस तिथि से आप निकाल लेंगे कि आप 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट कि जब आप
अप्लाई करेंगे पॉलिटेक्निक के लिए, प्रवेश के लिए, तो उसमें 5 चरणों का आपको पालन करना है। 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। जब तक ये 5 चरण पूरे नहीं करते हैं, आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है अप्लाई करने का जो प्रोसेस है। फिर ये तो सिंपल बातें हैं कि आप gcupadmissions.nic.in पर जाकर के अप्लाई करेंगे, जिसमें ये चीजें आपको फॉलो करनी है। जो मोटे तौर की बातें हैं जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। और एक और बात जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी पासवर्ड आपको मिल रहा है, एक अलग से फाइल बनाइए। जी हाँ, अगर आप विचार करते हैं अप्लाई करने का, जो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्यों करना है अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, तो आपको एक फाइल बना लेना है और जो भी पासवर्ड्स और सिक्योरिटी पिन एक्सेट्रा आपको जो भी वहां से मिल रहा है, उस सब को एक फाइल बना करके सुरक्षित रखते जाइए, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में अंत तक इस पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है और मिस होने की स्थिति में समस्या आती है सामने। इस वजह से पासवर्ड को संभाल कर रख लीजिए। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए। तो फ्रेंड्स, अब क्यों अप्लाई करें जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं, तो अर्थ की बात सबसे पहले आती है, धन की बात आती, पैसों की बात आती है। अभी आपने देखा कि आप बहुत कम पैसे में, यानी 300 रुपए में जनरल और ओबीसी और 200 रुपए में SC ST स्टूडेंट्स अप्लाई कर पा रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए, जिसमें बैंक चार्ज आपका जुड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेते हैं, तो आपको वहां की फीस देनी पड़ेगी। और आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि हमें प्रवेश लेने में कितनी फीस का पेमेंट करना है। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत सामान्य सी फीस रखी गई है। और उसके बाद भी जो आर्थिक रूप से कमजोर ग्रुप के छात्र छात्राएं होंगे, उनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा कई स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार एक छात्रवृत्ति योजना चलाती है, जिसे राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के नाम से ही जानते हैं। दूसरी आपकी है राज्य सरकार जो चला रही है, राज्य सरकार द्वारा जब आप प्रवेश लेंगे तो वहां आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी, जैसे प्रगति सक्षम बालिका छात्रवृत्ति योजना चल रही है, तो प्रगति सक्षम बालिका छात्रवृत्ति योजना से भी छात्र छात्राएं लाभान्वित होते हैं। जो कि सक्षम बालिका है, तो ये बालिकाओं के लिए विशेष है। ये छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। इनके अलावा भी समय समय पर कई छात्रवृत्ति योजनाएं आती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी जरूरतमंद है, यानी जिसे भी धन की समस्या आ रही है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, उस विशेष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं और छात्र छात्राएं इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। वो जो फीस का पेमेंट करते हैं, वो फीस उन्हें मिल जाती है वापस, जिस धन का उपयोग वो अपने आगे की पढ़ाई में कर पाते हैं। यानी सरकार का पूरा सहयोग होता है आपके साथ कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये तो पैसों की बात थी, यानी पैसे भी आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आप अवश्य प्रवेश लें पॉलिटेक्निक में और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो हेल्प डेस्क नंबर की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अभी आगे की चर्चा में हम लोग कई हेल्पलाइन नंबर देखेंगे, लेकिन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ, जी हाँ, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है, जहां से मैं हूं, मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ में व्याख्याता भौतिक विज्ञान, लेक्चरर फिजिक्स हूं।
तो वहां भी एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। आप उस नंबर से किसी भी सहायता के लिए, प्रवेश संबंधी सहायता के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वो नंबर है आपका 0522। ये तो कोड लगाना होगा आपको लखनऊ के लिए। नंबर है आपका 71182005। इस नंबर पर आप कोई भी जानकारी प्रवेश से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप अप्लाई करें, अगर फॉर्म भर रहे हो प्रवेश के लिए पॉलिटेक्निक का, तो फोटो या आपके सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे उसके साइज इत्यादि का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाली हूं। तो ये तो जानकारी थी कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने के लिए मोटे तौर पे क्या क्या जानकारी आपके पास हो और हम क्यों ले पॉलिटेक्निक में प्रवेश, क्योंकि आपके रास्ते में जो धन संबंधी अड़चन आ रही है वो नहीं आने वाली है। बहुत ही कम फीस पे आप पढ़ाई कर सकेंगे। और साथ ही अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो आपकी सहायता के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत आप करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप स्कॉलरशिप लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, तो उद्देश्य क्या होगा, आप क्यों इतना काम करें? तो जाहिर सी बात है, प्लेसमेंट के लिए आप काम करते हैं, आप नौकरी पाने के लिए काम करते हैं। तो अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो संस्थाएं और सरकारें आपके साथ खड़ी होती हैं। और मैं यहाँ आपको कुछ प्लेसमेंट डेटा भी बताऊंगी। और ये तो सिर्फ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात है। इसी प्रकार से अन्य सभी पॉलिटेक्निक्स में भी कंपनी आती हैं आपके पॉलिटेक्निक में और कैंपस से ही आपका प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा बाहर से भी आपके लिए सारे चांस होते ही होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ने के मौके उपलब्ध रहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक डेटा है जो अभी लेटेस्ट डेटा है 2022-23 के अंतिम वर्ष, यानी यह अध्ययनरत छात्राओं का है। अभी उन्होंने पढ़ाई पॉलिटेक्निक से पूरी नहीं की है, उनकी पढ़ाई करते करते ही उन्हें प्लेसमेंट के ऑफर मिल चुके हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं INC वर्ग में आपका 1.98 ये औसत पैकेज है और 80% छात्राओं का पढ़ाई करते करते अभी अंतिम वर्ष में हैं, उनका चयन हो चुका है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आप देखें तो इसमें भी 50% छात्राओं का चयन अंतिम वर्ष में पढ़ाई करते करते ही हो गया है। जो अभी तक नहीं गए हैं उनका आगे अवश्य हो जाना है, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाना है, उन्हें जॉब मिल जानी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आगे हम डेटा देखने जा रहे हैं, वहां से आपको ये चीज जरूर क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो कंपनियां आई हैं अभी ये उन्हीं का चयन दिखाया गया है कि कितने % छात्राओं का चयन हुआ है और कंपनियों को इनवाइट किया जाता है। ये समय समय पर जितनी कंपनियों के तक हमारा अप्रोच हो पाता है उनको बुला करके आपको जॉब दिलाने में सहायता की जाती है। प्रयास रहता है कि सभी छात्राओं को जॉब मिल सके, सभी का सिलेक्शन हो सके। और ऐसा प्रयास लगभग सभी पॉलिटेक्निक करती हैं, तो सभी पॉलिटेक्निक से आपको मिल सकता है। ये वर्तमान में जिसका डेटा मेरे पास है, जिस पॉलिटेक्निक में मैं हूं, वहां तो अवश्य ही ये किया जा रहा है कि कंपनियों को इनवाइट किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उसके माध्यम से आप लोगों को प्लेसमेंट दिलवाया जाता है, नौकरी दिलवाई जाती है। जिन जिन क्षेत्र में कंपनियां, ये चूंकि इन्हीं कंपनियों का डेटा अभी मेरे पास था, मैंने आपको वही बताया है। अन्य क्षेत्र जैसे IT के क्षेत्र से भी कंपनियां आती हैं, FDGT से भी कंपनियां आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जिसकी जिसकी कंपनियों का डेटा उपलब्ध हो सकेगा वो आपको बताया जाएगा। हर क्षेत्र की कंपनियां आती है और उनका सिलेक्शन होता है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि बाकी ब्रांचेज में सिलेक्शन नहीं होते हैं। बाकी ब्रांच की जो कंपनियां आई हैं उनका भी डेटा मेरे पास नहीं है, ये 2022-23 की अंतिम वर्ष की छात्राओं का, इसलिए मैं उस पर भी बात नहीं कर रही हूँ। ये तो जो कंपनी आई है उससे संबंधित जो डेटा मुझे उपलब्ध हुआ है मैंने वो आपको अभी बता दिया है। इसी तरीके से देखिए, जो पास आउट छात्राएं हैं, अभी हम लोगों ने 22-23 यानी अंतिम वर्ष में जो छात्राएं हैं उनकी बात की थी,
ये देखिए जो इससे पहले की छात्राएं हैं, यानी 21-22 में जो उत्तीर्ण कर चुकी हैं, अब अगर उसकी आप उसका डेटा आप देखते हैं तो देखिए सारा ब्रांच वाइज आपके पास ये है ना, ये एक एक करके ब्रांच हैं आपके पास। और सभी ब्रांच में अगर हम रोजगार का प्रतिशत देखें तो देखिए लाइन से आपको मिल जा रहा है रोजगार का प्रतिशत भी, है ना। जैसे यहाँ 16% है, ये आपका 48% है, 75%, 76%, 86%, 24%, 43%, 66%, 48%, 50%, यानी हर ब्रांच की छात्राओं को। और ये देखिए यहाँ पे 100% प्लेसमेंट भी है। तो आपके और संस्था के संयुक्त प्रयास से आप कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कंपनी भी आपको तब लेगी जब आप अपनी योग्यता विकसित करेंगे। तो जब संस्था और आप दोनों मिलकर के संयुक्त प्रयास करते हैं तो प्लेसमेंट 100% होने से कोई रोक नहीं सकता है, और वो भी इतने कम पैसों में। तो फिर क्यों ना पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया जाए। तो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक में प्रवेश लीजिए और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़िए। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम लेंगे पॉलिटेक्निक में प्रवेश। तो उस वेबसाइट पे चल करके सारी प्रक्रियाओं को हम सीख लेते हैं, जिससे कोई गलती ना होने पाए। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगले के स्टेप्स में जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आप gcupadmission.nic.in पर जाना है। यानी आप गूगल पे जैसे ही डालेंगे gcupadmission.nic.in 2023 जैसे ही ये लिखेंगे आपके पास ऐसा विंडो खुल करके आएगा जो आपने देखा, और उसमें सबसे ही ऊपर मिल जाता है ये चीज आपको लिखी हुई मिलेगी। इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही इसे आप क्लिक करते हैं आपके पास नेक्स्ट विंडो आ जाएगा। उसे क्लिक करते ही ये वाला विंडो आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये विंडो आपको मिल जाएगा। अब इस विंडो में आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपको सारे इवेंट्स की जानकारी इसी विंडो में ये आपको मिलेंगी। क्या क्या आपको इस विंडो में फैसिलिटी हैं। आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक, ठीक है। जेईई जो था वो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन था। उस पे आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे जब आप रहेंगे ना, इस विंडो पर यहाँ क्लिक करना है, इसको टच करना है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट विंडो पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसको क्लिक करते ही जैसे ही आप अप्लाई फॉर जेईई इस पर आप क्लिक करेंगे, है ना। तो इस पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट विंडो पर, यानी कि आपके सामने नेक्स्ट एक इसको क्लिक करती पॉपअप आएगा। ये ऐसा दिखेगा, ये GCUP एडमिशन ये वाला आपको पॉपअप आएगा। इसके ओके को आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही इसके ओके को आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये वाला विंडो खुल जाएगा। उसके ओके को आपने क्लिक किया, देखिए ये विंडो आ गया आपके सामने, ठीक है। इस विंडो में सबसे ऊपर लिखा होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, यानी यहाँ पे क्लिक तो वो कैंडिडेट करेगा जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका है। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं, न्यू आए हैं इस वेबसाइट पर, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वापस फिर से इसी वेबसाइट पे आएंगे gcup.admissions पे, और जो स्टेप्स अब तक हमने 4 स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करके फिर से इसी विंडो तक आएंगे और फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन को टच करेंगे। फिर उसके आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन अभी चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर वापस यहाँ पे आए, तब रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करें और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो अभी इसी विंडो पर जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, है ना, तो नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे यानी इसको खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींच के ले जाएंगे, नीचे जाएंगे इसमें, तो जहां रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन था उसी के नीचे देखिए यहाँ है ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। ये अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेंगे तब फिर वापस लौट करके आप आएंगे, वापस से वेबसाइट खोलेंगे और तब रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करके आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। अभी ये देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसको आप क्लिक करेंगे यानी आप इसको टच करेंगे। जैसे ही आप इसे टच करेंगे आपके सामने ये वाला विंडो खुल जाएगा, ठीक है। ये विंडो आपके सामने
खुलकर सामने आ जाएगा। परेशान मत होइएगा, इसका कैसे कैसे ये ओपन हो रहा है इसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको देने वाली हूँ, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि आप टच करते जाएंगे तो क्या क्या स्टेप आपको मिल रहे हैं, फिर इसी को वीडियो फॉर्म में भी आपको मिलेगा इसी वीडियो में आगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने टच किया न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए, ये वाला विंडो आपके सामने आ गया। अब देखिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने खुल करके आ रहे हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना है और पूरे एडमिशन प्रक्रिया में उसको आपको फॉलो करना है, एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। तो ये जानकारी देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बताती जाऊंगी, लेकिन किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके इसको अच्छे से और पढ़ ले, और ये तो वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी, आप इस वीडियो से भी अच्छे से इसको नोट करके पढ़ सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा तेजी से इसको लेकर चलूंगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं अच्छे से बताती चलूंगी। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि आवेदन पत्र भरना आरंभ करने से पहले क्या क्या निर्देशों का आपको पालन करना है, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि क्या क्या निर्देश आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। नंबर 2 तक देखिए, कृपया यूपीजी पॉलिटेक्निक 2023 के लिए निर्देश मानदंड के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। यानी सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि क्या आप जिस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप पात्र हैं, जो एज लिमिट है, जो क्वालिफिकेशन है, क्या वो सब आप फॉलो कर रहे हैं, ये आपको सबसे पहले देखना होगा, ठीक है। और ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और आज के वीडियो में भी तो हम उसकी चर्चा करने ही वाले हैं, है ना। तो आज के वीडियो में भी आप वो चर्चा करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्जामिनेशन फी, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। पात्रता आपने देख ली, क्या आप पात्र हैं या नहीं है जिस ग्रुप के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे एग्जाम दे देते हैं प्रवेश के लिए और उनकी पात्रता ही पूरी नहीं होती है, तो लास्ट में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। आप देख लीजिएगा जो क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा आपसे मांगी गई है उस ग्रुप के लिए वो आपके पास पूरा होना चाहिए। जो भी आप अपनी कैटेगरी का या किसी भी जैसे निम्न इनकम ग्रुप का जो होता है उसका भी आप लाभ लेना चाह रहे हैं, तो जो निर्धारित प्रारूप अभी आगे आएगा इसमें और वेबसाइट पे भी मिलेगा, उसी प्रारूप पर आपको प्रमाण पत्र बनवा करके प्रवेश के समय लेकर के जाना होगा। किसी अन्य प्रारूप पर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फीस के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये फीस की प्रक्रिया होगी। जो पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए एग्जामिनेशन फी है ये आप जमा करेंगे जिस प्रोसेस से आपसे मांगा गया है, और प्रोसेस सारी प्रक्रियाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं जिन जिन तरीकों से आप जमा कर सकें फीस। जैसे बताया गया है कि फी का सबमिशन किस किस तरीके से हो सकता है। द फी में बी सबमिटेड बाय एनी नेट बैंकिंग, है ना, ऑनलाइन माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और थ्रू ई चालान। यानी अगर आप इन ऑनलाइन माध्यम से नहीं जमा करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप ई चालान के माध्यम से भी जमा करते हैं। यानी इसके लिए आपको इसी वेबसाइट से एक चालान आपका निकलेगा, उसका प्रिंट निकाल करके और आपके जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपके नियरेस्ट, वहां जा करके उस चालान के माध्यम से आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी डिटेल अभी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये तो था आपका कि किस किस तरीके से हम फीस जमा करेंगे। अब ई चालान आप जमा कर रहे हैं तो ई चालान के लिए आपको क्या क्या करना है ना, ये देखिए डेबिट कार्ड या ई चालान के माध्यम से भी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ई चालान का प्रिंट आप वेबसाइट से निकालेंगे और निकटवर्ती जो भी इस भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की जो ब्रांच होगी वहां वो लेकर के जाएंगे और उससे आप फीस जमा करेंगे। देन द कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई इन मैक्सिमम 3 ग्रुप, ठीक है। अब आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी है, ग्रुप बने हुए हैं और एक कैंडिडेट अधिकतम 3 ग्रुप में ही अप्लाई कर सकता है, 3 से ज्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप 3 ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 इन ग्रुप ए, एक तो आपका ग्रुप ए होगा, फिर ग्रुप ए में से कोई एक, है ना, देन 1 इन ग्रुप
E1 E2 एक इसमें से चयन कर सकते हैं। देन 1 इन रेस्ट अदर ग्रुप्स, जो बाकी ये ग्रुप है यानी BCDFGHI K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप ए में से, एक इस ग्रुप में से, और एक आप ब्रांच इस थर्ड में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा, आप इनमें से कोई 3 नहीं लेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको कि मान लीजिए जो अदर ग्रुप लिखा गया है, आपको कहा गया 3 कोई अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि आप E1 E2 ये दोनों नहीं लें, है ना। जैसा कि आप मान लीजिए 3 लिखना चाहे CDF, तो आप नहीं लिख सकते हैं। आप एक इस ग्रुप में से लेंगे कोई सीट, एक इस ग्रुप में से अप्लाई कर सकते हैं, और एक इस ग्रुप में से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अबव 14 ईयर्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इस डेट से आपकी एज 14 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर 5 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप तो हम लोग जानकारी स्टार्ट कर चुके हैं, वो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करना है, जो न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जिसके लिए हम लोगों ने क्लिक किया है। सबसे पहला यही प्रोसेस होता है। एंड चूज योर पासवर्ड, जब अभी देखिएगा, जब हम अप्लाई करेंगे तो पासवर्ड आएगा आपके पास, एंड तो उसको आपको लिख के रखना है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, एक फाइल बना लीजिए, जो पासवर्ड आप ले रहे हैं उसको लिख करके रख लीजिए, जिससे लास्ट तक खोए ना, है ना। एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब आप अप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहीं आप पासवर्ड जो बनाएंगे उसको लिख लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने में आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन नंबर, उसको भी बिल्कुल सही सही नोट करके अपने पास रख लीजिए। इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, पासवर्ड एंड सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ठीक है ना। द कैंडिडेट should supply all details while filling the online registration form and also required to choose password। ठीक है, पासवर्ड आपको चूज करना होगा, है ना। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड एंटर हिज हर आंसर आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द डेटा। Also required to choose password and security question and enter his her answer after successful submission of the data। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। जब ये सब कुछ आप सक्सेसफुली कर लेंगे, आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आंसर करना है। जब ये सारे स्टेप्स आप पूरे करेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय, तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एंड इट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स, है ना। अब यहीं से जो पासवर्ड है और ये जो एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला है, जिसे मैंने बोला फाइल में लिख लीजिए रजिस्ट्रेशन करते समय जो मिला, इसको आगे के बाकी जो 4 स्टेप्स है, क्योंकि ये पहला स्टेप हुआ और 5 पूरे करने हैं, तो हमें 4 स्टेप अभी और आगे मिलेंगे, उन सब में इनकी जरूरत पड़ेगी। और एडमिशन में लास्ट तक इन 5 स्टेप को पूरा करके भी इनको नहीं फेंकना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाते हैं, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में, तब तक आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप सुरक्षित रखे रहिएगा। ठीक है ना। Now the application form and also required for all future correspondence, जितने भी भविष्य में आप अपने प्रवेश से संबंधित पत्राचार करेंगे, उन सब में इनकी जरूरत पड़ेगी। For subsequent logins, candidate will be able to log in directly with his her respective system generated application number and chosen password। आगे आप जब भी आपको लॉगिन करना होगा, आप कोई जानकारी चाहेंगे, ऑनलाइन माध्यम से जानकारी चाहेंगे या ऑफलाइन में भी, तो आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जरूर रखना होगा। इसके बिना आप समस्या का सामना करेंगे और आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, आप जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड जनरेट करेंगे, जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने पर, इन दोनों को सुरक्षित रख लीजिए एक फाइल बनाकर ना। अब एक स्टेप तो रजिस्ट्रेशन से पूरा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या चला, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट नीड्स टू फिल अप अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्या करेगा, अब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप पॉलिटेक्निक प्रवेश
के लिए परीक्षा देने का जो फॉर्म होगा उसको आप भरेंगे, ठीक है। और इसी में आपको वो सिटी का सिलेक्शन करना है जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, जो आपको नियरेस्ट प्लेस हो, जहां आप आसानी से पहुंच के एग्जाम दे पाए, वही सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। अब ये तो सेकेंड स्टेप होगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे, परीक्षा देने के लिए शहर का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भर लेंगे और उम्मीदवार को अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरनी है और परीक्षा का शहर आपको चुनना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप होगा। अब तीसरा स्टेप में 5 स्टेप की बात की, तो थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेप में अब आपको अपलोड करना है आपकी इमेज, यानी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। जब फॉर्म भर लिया आपने, इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कई बार आपको लगता है आप परेशान हो रहे हैं अपलोड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए ऐसा आता है। हमें फोटो और सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे उसके साइज का ध्यान रखना होता है कि किस साइज का फोटो हो, किस साइज का जो सिग्नेचर आपने लिया है उसको अपलोड करें, है ना। तो फोटो और हस्ताक्षर के प्रभाव की स्कैन छवि अपलोड करनी है। आप फोटो और सिग्नेचर दोनों को सामने रखिए और स्कैन कर लीजिए, ठीक है। आपके पास उसकी स्कैन्ड कॉपी आ जाएगी। स्कैन करके ही तो अपलोड करते हैं ना, कहीं पर आप वेबसाइट से फॉर्म भर रहे हैं या भरवा रहे हैं, तो अपना फोटो लीजिए, अपना सिग्नेचर लीजिए और स्कैन कर लीजिए। उस स्कैन की हुई जो आपको मिल रही है इमेज उसको आप अपलोड करेंगे और उसमें भी ध्यान दीजिए साइज क्या हो। द स्कैन्ड इमेज ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी या जेपीईजी, इसी फॉर्मेट में अपलोड होना है। जैसे पीडीएफ लोग कोशिश करते हैं अपलोड करने की, तो नहीं होगी, यहाँ इसी फॉर्मेट में इमेज ली जाएंगी। तो ये ध्यान दीजिए, चेक कर लीजिए कि जो स्कैन्ड इमेज आपने ले रखी है अपनी फोटो की और अपने सिग्नेचर की, वो क्या इसी फॉर्मेट में है। नहीं है तो कन्वर्ट करवा लीजिए, है ना। देन सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अब जब जेपीजी या जेपीईजी में तो है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो देखिएगा कि साइज ऑफ द फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB, है ना, एंड लेस देन 200 KB, यानी 10 से 200 KB की बीच का ही फोटो एक्सेप्ट होगा। ये साइज होता है, KB में आप इमेज का साइज लेते हैं, तो 10 KB से 200 KB के बीच का ही फोटो वेबसाइट पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये आपकी फोटो के लिए। और जब सिग्नेचर का इमेज आप अपलोड करेंगे तो वो 4 KB से 30 KB के बीच ही एक्सेप्ट होगा। तो अगर आपका जो इमेज है उसका साइज इससे ऊपर नीचे है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, चेंज करने का प्रोसेस होता है। आप उसको चेंज करके तभी अपलोड करिए, क्योंकि इस रेंज में साइज होगा तभी अपलोड हो पाएगा। फिर साइज देखिए, डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ इमेज शुड बी, अब आपका जो फोटो है उसका डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई, है ना, कितनी होनी चाहिए ये आपको देखना है। तो वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, है ना। ऐसे ये फोटो है तो इसकी विड्थ कितनी हो और इसकी ये हाइट कितनी हो, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आपका फोटो सही से अपलोड हो पाएगा। यानी तस्वीर की छवि का आकार 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और अगर सिग्नेचर का हम देखें इस तरह से साइज, तो उसके लिए उसकी लंबाई और ऊंचाई यानी ये और ये, है ना, ऐसे आप देख रहे होंगे, तो ये कैसा हो, तो 3.5 सेंटीमीटर इसका ये वाला पार्ट और 1.5 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट हो, तब आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। मान लीजिए मैंने अपना सिग्नेचर लिया हुआ है ना। अब इस सिग्नेचर को हमें अपलोड करना है तो इसका साइज कितना होना चाहिए ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो वो साइज आपको बता दिया गया है, इसी साइज में आप अपलोड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ये आपने थर्ड स्टेप कंप्लीट किया।
अब नेक्स्ट स्टेप पे, यानी पहले में आपने क्या किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे में आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन जाकर के फॉर्म भरा और सिटी का सिलेक्शन किया, तीसरे में आपने क्या किया, आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया। अब चौथे स्टेप पे आप आ गए, क्योंकि फोटो तो अपलोड कर दी पर एग्जाम की फीस तो अभी जमा नहीं हुई है ना, तो अब एग्जाम की फीस जमा करनी है जी, जो शुरू में 300 रुपए और 200 रुपए की हम लोगों ने बात की है। तो अब उसके लिए जितने माध्यम दिए गए हैं इनमें से किसी भी माध्यम का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और थ्रू ई चालान, है ना। अगर आप ऑफलाइन मोड से जमा करना चाहते हैं तो आपको ई चालान के माध्यम से, अदरवाइज ऑनलाइन आप इनसे भी जमा करवा सकते हैं। अगर ई चालान से जमा करेंगे तो आप किसी भी एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी ब्रांच में जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप पेमेंट बाय नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फी एंड फॉलो द ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द पेमेंट ऑफ फी। अब आपको जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए उन सबको फॉलो करना होगा, तभी तो सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट पेज। फिर ध्यान से सुनिए, एक फाइल बनवाई थी आपको जिसमें आपने पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रख लिया था, ठीक है ना। अब देखिए, जब फीस जमा कर लिया तो उसका प्रूफ भी रख लो भाई। कभी किसी ने भविष्य में आपसे कह दिया कि आपने तो फीस ही नहीं जमा किया, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो अब आपने जब फीस जमा की तो जिस भी माध्यम से जमा करेंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज मिलेगा, स्वीकृति का पेज मिलता है कि इतनी फीस इन्होंने जमा की। उसको तुरंत निकालिए और फाइल में लगा लीजिए, ठीक है, प्रिंट लेकर के लगा लीजिए। इन केस द एक्नॉलेजमेंट पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, अगर आपने फीस जमा की और ये एक्नॉलेजमेंट का पेज जनरेट नहीं हुआ, देन द ट्रांजैक्शन इज कैंसल्ड एंड अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अकाउंट, है ना। अब देखिए, अगर आपने एक्नॉलेजमेंट पेज पर ध्यान ना दिया होता, ठीक है, आप तो समझ रहे हैं कि हमने फीस जमा कर दी, लेकिन हो सकता है एक्नॉलेजमेंट पेज जनरेट नहीं हुआ, है ना, तो जो पैसा आपके अकाउंट से गया था वो वापस चला गया आपके अकाउंट में। अब आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि हमने फीस जमा कर दी पर पैसा तो वापस चला गया है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट पेज जरूर निकाल लें। एक्नॉलेजमेंट पेज निकलने का मतलब ही हुआ कि फाइनली फीस जमा हो गई है, ठीक है ना। हाउएवर द कैंडिडेट हैज टू मेक अनदर ट्रांजैक्शन टिल द एक्नॉलेजमेंट पेज इट्स नॉट जनरेटेड। जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट पेज नहीं मिलता तब तक आप समझ लीजिए कि अभी पैसा जमा नहीं हुआ। आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कीजिए और पैसा जमा करके फाइनल एक्नॉलेजमेंट पेज निकालिए, है ना। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड द्वारा या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान, उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड विकल्प चुनना होगा। अगर आप इस तरीके से जमा करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक का विकल्प आप चुनेंगे उसी वेबसाइट पे जहां पे आप काम कर रहे हैं वहीं से, ठीक है। और शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन निर्देश का पालन करेंगे, ठीक है। जैसे ही सफल भुगतान होगा आपको पावती पृष्ठ यानी एक्नॉलेजमेंट पेज प्रिंट कर लेना होगा। यदि पावती पृष्ठ यानी एक्नॉलेजमेंट पेज का भुगतान शुल्क के बाद ये उत्पन्न नहीं होता है तो लेन देन रद्द हो जाता है और उम्मीदवार के खाते में राशि लौटा दी जाती है, लेकिन उम्मीदवार को एक और लेन देन करना पड़ता है जब तक कि पावती पृष्ठ यानी एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिल जाता है, ठीक है। यानी नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इनमें से अगर आप फीस जमा कर रहे हैं तो जिस वेबसाइट पे है वहीं पे आपको विकल्प मिलेगा, उसको सिलेक्ट करिए और फीस जमा करके एक्नॉलेजमेंट निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप ये ऑनलाइन माध्यम का चुनाव नहीं करते हैं तब आप क्या करेंगे, ई चालान के माध्यम से जमा करते हैं। तो ई चालान के माध्यम से कैसे जमा करेंगे, द कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी थ्रू ई चालान, है ना। एज सुन एज ही और शी सेलेक्ट्स an e-challan will be generated containing specific details of the candidate along with the amount to be paid। जैसे ही आप ई चालान मोड को सेलेक्ट करेंगे अपने वेबसाइट पर, आपको एक ई चालान का पेज जनरेट होकर के आ जाएगा, आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है।
जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होंगी और आपको क्या करना है, उस पेज का प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है, ऑफ दैट पेज एंड टेक इट टू द नियरेस्ट ब्रांच। इस पेज को लीजिए और आपकी जो भी पास की ब्रांच है एसबीआई की, वहां जाकर के आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। और जब वहां से पेमेंट करेंगे आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ फी डिपॉजिटेड फॉर्म, ठीक है, जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा डिपॉजिशन का, बैंक जीकप द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट पेज, है ना। आपने ऑनलाइन में भी एक्नॉलेजमेंट पेज जमा किया था, जब आप ई चालान से बैंक में जाकर के अगर जमा कर रहे होंगे, यानी आपने ऑनलाइन ना जमा करके ये वाला मोड चुना, तो बैंक से जमा कर दिया आपने चालान के माध्यम से, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा जीकप के द्वारा, तो वहां से फिर से आपका एक्नॉलेजमेंट पेज जनरेट होगा आपकी वेबसाइट पर। आपकी पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, आप फिर से वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाके लॉगिन करेंगे और वहां से एक्नॉलेजमेंट का पेज आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के पेज के बिना आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसको जरूर निकालिएगा। इन केस द एक्नॉलेजमेंट पेज इज नॉट जनरेटेड, यहां भी हो सकता है, अगर एक्नॉलेजमेंट पेज नहीं जनरेट हुआ, द कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न बैंक। आपको बैंक में जाना होगा और वहां बात करके आपको अपना ट्रांजैक्शन अपडेट कराना होगा। जब तक एक्नॉलेजमेंट पेज ना मिले तब तक अभी आप श्योर नहीं है कि आपकी फीस जमा हो गई, ठीक है। उम्मीदवार को ई चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा, अगर इस मोड का आपने चुनाव किया है तो। जैसे ही वह चयन करता है ई चालान का, एक ई चालान का भुगतान किया जाएगा, जिसमें राशि का भुगतान करने के लिए उम्मीदवार के विशिष्ट विवरण होंगे। एक पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, उम्मीदवार को उसी का प्रिंट आउट लेना होगा, है ना। आप अपनी वेबसाइट पर हैं, आपने मान लीजिए ई चालान द्वारा भुगतान का चुनाव कर लिया है, अब आपने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, आपके सामने ई चालान का पेज खुल के आएगा, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। उस पेज का प्रिंट आउट आपको लेना है और भुगतान करने के लिए बैंक के निकटतम शाखा में इसको ले जाना है। बैंक या जीकप से जमा शुल्क की पुष्टि के बाद उम्मीदवार पावती पृष्ठ यानी एक्नॉलेजमेंट पेज का प्रिंट करेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर से बैंक में जाइए, जानकारी लीजिए, उसे अपडेट कराइए, और जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट पेज नहीं मिल जाता तब तक आप श्योर नहीं है कि आपकी फीस जमा है, आप ट्रांजैक्शन करते रहिए। बैंक से जमा किया तो बैंक से पूछिए जाकर के, उसे अपडेट कराइए, ठीक है ना। The candidate will be able to modify or correct the particulars before the payment of fee. आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो फी पेमेंट के पहले तक ही कर सकते हैं। Once the payment of fee has been made, एक बार आप पेमेंट कर चुके, ठीक है, या ई चालान डाउनलोडेड, या आपने ई चालान का डाउनलोड कर लिया, प्रिंट ले लिया ई चालान का, कैंडिडेट पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी एडिटेड। अब आप अपना कोई भी विवरण चेंज नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवार फीस के भुगतान से पहले अपना विवरण को संशोधित कर पाएगा, ठीक है। शुल्क का भुगतान करने या ई चालान पेज डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार के विवरण संपादित नहीं किए जाएंगे, यानी उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में आपने फीस जमा कर ली और फिर आपके पास आता है लास्ट यानी 5th स्टेप, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ठीक है। अब आप जब फीस जमा हो गया, एक्नॉलेजमेंट पेज आ गया, अब आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड कीप इट सेफ, और इसको भी आप सुरक्षित रख लेंगे। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड, जो अभी तक हम लोग शुरू से बात भी कर रहे हैं कि पासवर्ड को लेके क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में भी हम जानकारी ले लें। ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, जब हम फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड। आप रजिस्ट्रेशन के समय ही चुन लेते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर, आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए और उसका आपने क्या आंसर दिया है, सब होगा आपके पास। कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिकॉर्ड रिमेंबर देयर पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन्स, ठीक है। आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब सुरक्षित रखना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न और उसका जवाब चुनना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के सभी लॉगिन के लिए अपना पासवर्ड रिकॉर्ड करें या याद रख ले, ठीक है। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स, आगे अगर आप भविष्य में जब भी लॉगिन करेंगे, कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद देयर
रिस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड द चूजन पासवर्ड। जो आपने एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है, जो पासवर्ड मिला है, उसको यूज करके आप सीधे सीधे लॉग इन कर पाएंगे। और अगर ये आपने खो दिया तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रही हूं, इसको आप सुरक्षित रख लीजिए। कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर देयर पासवर्ड। ये पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है। इधर neither GCUP nor NIC will be responsible for violation or misuse of the password of the candidate, है ना। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने पासवर्ड को किसी के साथ खुलासा ना करें, किसी को भी नहीं बताएंगे। किसी भी उम्मीदवार के पासवर्ड के उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए GCUP और ना ही NIC जिम्मेदार होंगे। मतलब GCUP या NIC की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर इसका कोई मिसयूज करता है। ये आपका पासवर्ड है, आपको इसे सुरक्षित रखना है। कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर। अगर आप चाहते हैं तो अपना लॉगिन पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद में भी आपको चेंज करने का ऑप्शन है। पर ध्यान रखिएगा, जो भी चेंज करें आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूले तो आप आगे फ्यूचर में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन। जब वो काम खत्म कर लें अपनी वेबसाइट पर तो वहां से लॉग आउट करना आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कोई और उसका मिसयूज ना करने पाए। ठीक है, सो दैट द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट कैन नॉट बी टैम्पर्ड और मॉडिफाइड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। उम्मीदवार को अपने सत्र के अंत में लॉग आउट करने के लिए जरूर याद रखना चाहिए, ताकि उम्मीदवार के विवरण में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ या कोई संशोधन ना किया जा सके। ठीक है, हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड। अगर आप चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड, है ना, तो कैसे रिसेट करें ये भी बता देते हैं। द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू रिसेट पासवर्ड। पासवर्ड चेंज करने के लिए, रिसेट करने के लिए आपको ये यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, है ना। कैसे रिसेट करें? यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन। स्टार्टिंग से चल रहा है कि कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनके आप आंसर देंगे। तो अगर वो क्वेश्चन और आंसर आपको याद है या आप नोट कर रखे हैं तो आप पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज, है ना। नॉर्मली सब जगह ही ऐसे पासवर्ड को रीसेट किया जाता है। अगर आप वेरिफिकेशन कोड यूज करना चाहते हैं मैसेज के थ्रू, है ना, तो लेकिन उसके लिए जो मोबाइल आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला है नंबर, वही मोबाइल अंत तक अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर ये मोबाइल नंबर आपने बदल लिया, ठीक है, तो वेरिफिकेशन कोड का मैसेज तो उस नंबर पे जाना है, और आपने बदल लिया तो फिर आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट नहीं हो पाएगा। तो वेरिफिकेशन कोड से अगर आप रीसेट करना चाहते हैं अपना पासवर्ड, तो रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर डाला है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। और तीसरा प्रोसेस पासवर्ड सेट करने का क्या है? यूजिंग अ रीसेट लिंक वाया ईमेल। आप अपने ईमेल, जो ईमेल आईडी आपने लिखी है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आपके मेल पर जो जाएगा लिंक, उससे आप चेंज करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, अब करस्पॉन्डेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ के हेल्प डेस्क का आपको नंबर दिया था, लेकिन आप जो एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो एक्चुअली राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ के लिए तो सीधे भर नहीं रहे हैं, आप जीकअप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। यानी आप पूरे यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको आपके प्रवेश से रिलेटेड कोई भी करस्पॉन्डेंस, कोई भी पत्राचार करना है तो फ्रेंड्स ये उसका एड्रेस है आपके पास कि आपको पत्राचार कहाँ से करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, किसी भी पत्राचार के लिए आपको कहाँ जाना है। मैं वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, ये है आपका पत्राचार का एड्रेस, है ना। द सेक्रेटरी, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश, 1 गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 4 बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001। ये पत्राचार के लिए एड्रेस है। ठीक है, द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट पेज। जो एक्नॉलेजमेंट पेज आपने प्रिंट किया है उसके ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, मस्ट बी मेंशन्ड इन ऑल सच करस्पॉन्डेंस। कोई भी पत्राचार आप करना चाहते हैं इस एड्रेस
पर तो उस पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन करते समय, अप्लाई करते समय जो आपको मिला है उसको जरूर लिखेंगे. इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द एक्नॉलेजमेंट पेज. आवेदन संख्या, इस तरह के सभी पत्र व्यवहार में कंप्यूटर जनित पावती पृष्ठ पर मुद्रित किया जाना चाहिए, है ना. एप्लीकेशन नंबर जरूर लिखना है, इसलिए आवेदक पृष्ठ पर मुद्रित आवेदन संख्या को नोट करना आवश्यक है. अब देखिए, ये आपका जो जहां से आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वहां से भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए, जहां से आप 10 से 5 के बीच यानी वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या ये ईमेल आईडी है जिसे मेल करके आप संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना. अब लास्ट में आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन. आपने सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या डाउनलोड कर ली है, ये आपको जहां हम जानकारियां पढ़ रहे हैं वहां लास्ट में ये आपको लिखा मिलेगा जब आप वेबसाइट पर जाएंगे. रीड एंड अंडरस्टूड, क्या पढ़ लिया है, समझ लिया है ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंगली. अगर ये सब कर लिया है तो आप आई एग्री को टच करें, क्लिक करेंगे. जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये सारी जानकारियां आप नोट कर ली हमें क्या क्या करना है. अब आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जैसे ही आई एग्री को टच करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज निकल करके आ जाएगा. और फ्रेंड्स, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा. इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप पूरा भर देंगे. ठीक है, जब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां तक आया, डेट ऑफ बर्थ तक, फिर देखिए इसके आगे इस तरह से आपको पूरा फॉर्म मिलेगा. नीचे तक आप फॉर्म भरते जाइएगा. देख लीजिए आपको क्या क्या जानकारियां भरनी है. मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ. ये देखिए, ये फॉर्म आ गया है. इन जानकारियों को लिख लीजिए जब आप भरने बैठे, उसके पहले ही आप इस यहाँ से वीडियो से नोट कर लीजिए, जिससे आपको भरते समय कुछ भूले ना, सारी डिटेल आपके पास रहे. ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया. डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा, फिर जेंडर आपने लिखा, सारी आपने भर दी है ना. जो जो चीजें दिख रही है सब आपको भरना है. कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको भरनी है. फिर चूज योर पासवर्ड, ये वही पासवर्ड है जो आपको सुरक्षित रखना है आपके पास, है ना. आपको ये सब अपने पास सुरक्षित रख लेना है. अब पासवर्ड आपने कर लिया तो सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन आप करेंगे और उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे. जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है. और अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, जी स्टार्टिंग में जो हमने आपको बोला था कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो साइन इन था उस पे जाएंगे, और ये स्टेप 1 पूरा हुआ है. उसके बाद आप स्टेप 2 पर आएंगे, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप जाते हैं, यानी आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको फीस अपलोड करना है. यानी सभी 5 स्टेप्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो लाइन से जब 5 स्टेप आपने पूरे किए तभी आपका कंप्लीट होगा कि आपने एग्जाम के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई कर दिया है. तो फ्रेंड्स, यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, और इसका मैं पूरा वीडियो भी अभी आपको आगे अटैच करके दे रही हूँ. थोड़ी सी और जानकारियों पर ही हम आएंगे जिससे कोई गलती ना होने पाए. जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने अपनी गाइडलाइन निकाली है, मैं उसके बारे में भी बात कर लेती हूँ. तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए. अगर हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और गूगल सर्च पे जा करके हमें यहाँ क्या करना है, हमें सर्च करना है जीकप. यही अभी हम लोगों ने देखा कि gcup.admission.nic.in 2023, ये यहाँ देखिए अपने आप आ गया. इसको हमने ले लिया और सर्च को हमने क्लिक किया. तो जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जो पहला ही आपको मिला ऑप्शन, ये जीकप वाला आप देख रहे हैं, बस इसको आप क्लिक करिए. देखिए इसको क्लिक करते ही आ गया आपके सामने खुल करके स्क्रीन. आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए साइड में आपको जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्रोचर आपको मिल जाएगा, अप्लाई फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारे लाइन से दिए गए हैं. हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है, तो बस उस पर जाकर के इसे क्लिक कर दीजिए. आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा. इसे हमने ओके किया.
जी, ये देखिए, इसे ओके करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है। मैं कैमरे को ऑफ करती हूँ जिससे कि हमें क्लियर चीज़ें यहाँ पे पूरा स्क्रीन दिखने लग जाए। अब ये देखिए, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अभी रजिस्टर्ड तो आप हुए नहीं हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें न्यू कैंडिडेट पर जाना। पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फर्स्ट स्टेप आपको करने के लिए बताया गया, तो आप न्यू कैंडिडेट पे जा करके जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आप पढ़िएगा, आपको बता भी दिया है। सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे 5 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना है अपना सारे एक्ट। और लास्ट में जाकर के आप यहाँ पे देखिए, आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयरइन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव। यानी सारे काम पूरे करने के बाद आपको एग्री होना है। जैसे ही एग्री पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप फिल कर देंगे, फिल करके आप सबमिट पे जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, फिर आगे का प्रोसेस आपको करना है। लेकिन हम यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन को नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्म भर के सबमिट पे नहीं जा रहे हैं। आगे का पूरा प्रोसेस जैसा कि आपसे डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप, स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसके अलावा अदर पीडीएफ से, तो आप उसको फॉलो करिए। यहाँ जो आपको पासवर्ड आप लेंगे वो, और जो भी आपकी डिटेल्स मिल रही हैं, जो जो आपको इंस्ट्रक्शन में बताया है कि हमें संभाल कर रखना है आगे के प्रोसेस के लिए, वो सारी चीजें आप संभाल के रखिए। आपकी एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका पासवर्ड होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और वापस जाकर के, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया तो आया था रजिस्टर्ड कैंडिडेट को कैसे साइन इन करना है, तब आप वापस जब साइन इन करेंगे तो यहाँ की डिटेल यूज करते हुए, ये पासवर्ड आईडी यूज करते हुए आप रजिस्टर कर पाएंगे और आगे के स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। टोटल 5 स्टेप जब कंप्लीट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जमा हो चुका होगा, आप अप्लाई कर चुके होंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम लोगों ने देखा अभी कैसे हम ऑनलाइन जा करके अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 के द्वारा ये जो जानकारी के लिए हमारे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है, ये भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जहां तक मैंने ज्यादातर जानकारी आपके साथ शेयर कर ली है, आपको बताई है, लेकिन फिर भी ये पीडीएफ मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ यहाँ नई जानकारी है जो आप तक पहुंचना आवश्यक है। तो इस पीडीएफ को भी आप पूरा देख लीजिए, मैं जल्दी से ही इसे रीड आउट करूंगी, लेकिन अगर आपको कोई नई जानकारी इसमें लगती है तो वहां पे वीडियो को आप स्टॉप करके और आगे की जानकारी आप इसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये किस वेबसाइट की जो हमने बात की थी, ये वही वेबसाइट है जिस पे जाकर के हम लोगों ने अभी देखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रुप वाइज दिया हुआ है, परीक्षा की तिथि भी आपको मिल रही है, किस डेट में परीक्षा है। और हाँ, ये वाला ग्रुप जो दिया गया है वो केवल साक्षात्कार के आधार पर ही एडमिशन मिल रहा है, जिसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। ठीक है, परीक्षा के समय के बारे में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर जो अभी आपने जहां से रजिस्ट्रेशन किया उसी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी कि कब आपकी किस समय पर परीक्षा होगी। ठीक है, ये ग्रुप एल के बारे में आपको डिटेल बताई गई है। यहाँ पे ग्रुप एल पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। ठीक है, जिसमें सिर्फ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से परीक्षा आपका प्रवेश दिया जाएगा। ग्रुप एल में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से ही आपको प्रवेश मिलेगा। ग्रुप एल हेतु कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। ग्रुप एल में आवेदित अभ्यर्थियों का चयन आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षण के पश्चात अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की एक मेरिट सूची, उनकी अर्हता, अनुभव, अभिरुचि के आधार पर तैयार करके दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की अभिरुचि परीक्षण हेतु एक साक्षात्कार का भी आयोजन होगा, जिसकी तिथि, समय व स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।
ठीक है। फिर ये फीस की डिटेल जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वही जो SC ST कैंडिडेट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 200 रुपए प्लस बैंक चार्जेस है ना। और इसी तरह सामान्य और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए प्लस बैंक चार्जेस की बात है। ऑनलाइन या ई चालान के माध्यम से आप फीस जमा करेंगे, जिसका प्रोसेस हम लोग पूरा देख चुके हैं। वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। वर्ष 2023 में अर्हकारी परीक्षा, अर्हकारी का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप जिस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आपसे 10th मांगी गई है ना, और आप इसी साल 2023 में 10th यानी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा देने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, परंतु चयनित होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी अभी अगर आपने इस साल 2023 की परीक्षा दी है, मान लीजिए बेसिक क्वालिफिकेशन अगर 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, यानी जो बेसिक जरूरत है पढ़ाई करने की, अगर उस स्तर की परीक्षा अभी आपने दी है, जिसे अर्हकारी परीक्षा कहते हैं, तो आप प्रवेश के लिए फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा देने से आपको नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए यानी प्रवेश परीक्षा में पास हो गए आप, और आप काउंसलिंग में जाएंगे, तो उस समय तक आपका रिजल्ट निकल जाए और आपको मार्कशीट मिल जाए, वो आपको लेकर ही जाना होगा। ठीक है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबंधों से आबद्ध होंगे जो विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं। जितने नियमों का हम लोगों ने बात की है वो सभी आपको मानने अनिवार्य हैं, जिन्हें समय समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करें, वो भी लागू होंगे। ठीक है। इस विवरण पुस्तिका में दिए गए विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ हैं। याद रखिएगा, अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी इसी के अंत में हम देखने वाले हैं कि जो आपको विशेष जो प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं, जैसे अगर आप निम्न इनका जो आय वर्ग है यानी लो इनकम ग्रुप का अगर आप फायदा लेना चाह रहे हैं, तो आपको किस प्रारूप पर आपको देना है प्रमाण पत्र, वो कैसा हो, या आप किसी भी विशेष लाभ को लेना चाहते हैं तो प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट पे हो, उसकी भी जानकारी है यहाँ पर, और आपको वेबसाइट से भी मिल जाती है। उसी फॉर्मेट पर प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए अंत तक रहिए हमारे साथ। इस विवरण पुस्तिका में दिए गए विवरण अभ्यर्थियों के सूचना तथा निर्देशार्थ हैं, अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा तथा वे परिषद के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाए जाते हैं, अगर आप झूठी इंफॉर्मेशन कोई भरते हैं, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिए होगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से, जैसे मान लीजिए आपने 10th वाले किसी ग्रुप में अप्लाई किया है, आपकी अर्हता परीक्षा 10th है, लेकिन आप उत्तीर्ण हो गए और आपको 10th का मार्कशीट नहीं मिला, यानी अघोषित परीक्षा परिणाम है या अपूर्ण परीक्षा फल है, पूरक परीक्षा आपकी आई है, अंक तालिका नहीं मिली है, TC नहीं है, या जो भी वांछित प्रमाण पत्र आपको जो जमा करने थे, जैसे मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है दिव्यांग की श्रेणी में और उसने दिव्यांग का प्रमाण पत्र जिस फॉर्मेट में मांगा गया है नहीं दिया है, तो वो प्रवेश पाने के योग्य नहीं होंगे। प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश की सभी जानकारी आपको देनी होगी। जो भी तिथि अंतिम है उस तक आपको सभी जानकारी देनी होगी, सभी प्रमाण पत्र देने होंगे। औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश नहीं ले पाते हैं अगर आप, यानी जितनी चीजें मांगी गई आप नहीं दे पाते हैं, तो आपका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद या प्रवेशी संस्था पर नहीं होगा तथा वह इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा के आधार पर अगले वर्ष प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इस साल आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, रिजल्ट नहीं मिला तो आप अगले साल रिजल्ट मिलने पे आ जाए, नहीं, अगले साल आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। इस साल का परीक्षा फल आपके काम नहीं आएगा।
इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ अथवा किसी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन गाइडेंस हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया जाता है। यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम से कहीं और से कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी। जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्रकाशित करेगा वही जानकारी मान्य होगी। ठीक है। इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ अथवा किसी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन गाइडेंस हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया जाता है। यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से ही जो जानकारी प्राप्त हो वही आपके लिए मान्य होगी। ठीक है। संस्थाओं से संबंधित विस्तृत विवरण संबंधित संस्थाओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगर आप संस्था का चयन के लिए जानकारी चाहते हैं तो संस्थाओं की अपनी वेबसाइट है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि संस्था में क्या सुविधा है और आप कहाँ प्रवेश लें, किसके लिए आप अप्लाई करें। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण कोड पाठ्यक्रम ग्रुप प्रवेश क्षमता परिषद की वेबसाइट इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रवेश क्षमता तथा संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार होगा। तो आपको अगर सीट्स आदि की जानकारी चाहिए तो इसी वेबसाइट पर जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी वेबसाइट पे जाइए, वहीं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 के संबंध में समस्त सूचनाएं परिषद की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत की जाएंगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रवेश परीक्षा संबंधी विभिन्न सूचनाओं निर्देशों हेतु परिषद की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित एवं काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद AICTE द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना आवश्यक होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने अथवा उसे पुनः कराने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हैं। अगर आपको आवश्यक लगे तो आप इसे रीड आउट कर लीजिए। फिर पाठ्यक्रम के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यानी ये सब बताया गया है यहाँ पे आपको। काउंसलिंग के संबंध में प्रक्रिया, विस्तृत निर्देश, परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात समाचार पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। कैसे कैसे आपको रिजल्ट का पता चलेगा वो सब जानकारी यहाँ पर है। मैं बहुत टाइम आपका नहीं ले रही हूँ इसलिए अभी मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, पर आप अपनी जानकारी के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में चल रहे कुल 154 राजकीय 19 यानी 19 अनुदानित हैं और 1294 निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के नाम तथा कोड संख्या विभिन्न पाठ्यक्रम ग्रुपों के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय पाली में चल रहे 77 पाठ्यक्रमों के नाम एवं पाठ्यक्रम वार उपलब्ध सीटों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इतने पॉलिटेक्निक आपकी सुविधा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका विवरण आपको परिषद की ही वेबसाइट से मिलेगा। फिर सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु उक्त संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम अनंतिम नहीं है। संस्था पाठ्यक्रमों की संख्या में AICTE PCI प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की मान्यता संबद्धता के अनुसार उनमें परिवर्तन भी हो सकता है, वो अंतिम नहीं मानिएगा आप। प्रवेश वरीयता, ठीक है, जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपने अर्हकारी परीक्षा जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको किसी और प्रदेश से आपने प्राप्त किया है, किंतु जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, है ना, आपके पेरेंटल जो प्लेस है जहां के आपके पेरेंट्स रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हैं, पर किसी वजह से आप बाहर से पढ़ाई करके किसी और प्रदेश से पढ़कर आए हैं, अथवा केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं
आपके पेरेंट्स और उनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में है, तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है, किंतु जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के जनपद जिसमें अभ्यर्थी के माता पिता मूल स्थायी निवासरत हैं के जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप, इसी प्रमाण पत्र संख्या 7 ये वेबसाइट पर होगी और यहां भी आपको लास्ट में मिलेगी। इसी प्रमाण पत्र पर आपको जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी से आपका निवास प्रमाण पत्र बनवा करके प्रस्तुत करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज समस्या आ सकती है प्रवेश के समय। उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर SC ST की सूची के हैं, लेकिन उन्होंने अपना बेसिक क्वालिफिकेशन वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश में पास की है, तो आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपद जिसमें अभ्यर्थी निवासरत है, जहां आप रह रहे हैं, उस जनपद के जिलाधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संख्या 6 आपको प्रस्तुत करना होगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा क्योंकि यही समस्याएं आती हैं। आप SC ST के हैं, आप बाहर के कैंडिडेट हैं, लेकिन अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है, तो जिस जनपद में आप निवासरत हैं वहां के जिलाधिकारी से इसी प्रारूप पर आपको प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपको इस वर्ग का लाभ मिलेगा। उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जाएगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित या संस्तुत होना तथा केंद्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित संस्तुत सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, वर्ष 2023 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परंतु चयनित होने की स्थिति में प्रवेश के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर इसका उल्लेख करेंगे। प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत, ये आप अपने एग्जाम देने के उद्देश्य से जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ एक एक करके मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगी, आपका जो वर्ग विशेष है यहाँ से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्रुप A का है, अब ये ग्रुप B में जो आएंगे उनको एक एक करके आपको मैं दिखाती जाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आप ग्रुप C का आप देख सकते हैं, है ना, नोट डाउन करिए जिसका जो ग्रुप है, ग्रुप D, ग्रुप E, ग्रुप F, ठीक है ना। इसी तरीके से हम और आगे जाएंगे तो हमारे पास ग्रुप G आ जाता है और ग्रुप G के बहुत सारे इसमें कुछ आपको दिए गए हैं, अलग अलग ट्रेड हैं सबके। इसको देखने के बाद ग्रुप H पे हम आ जाते हैं और ये रहा ग्रुप H का, I का, K का, है ना। तो ये और नीचे ग्रुप L का जिसका साक्षात्कार के माध्यम से बात की जा रही थी, उसकी भी डिटेल है यहाँ पर। तो आपको जो जानकारी चाहिए आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल रही है। देन ग्रुप के यानी लेटरल एंट्री की भी यहाँ पे बातें आपको बताई गई हैं। ग्रुप के लेटरल एंट्री में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं प्रवेश अर्हता। जी हाँ, ग्रुप के भी आप प्रवेश लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश क्यों लें, तो आर्थिक रूप से तो आपके लिए लाभ का है ही। यहाँ जब ग्रुप के की बात आ रही है तो हम ये भी बता दें कि क्यों आप प्रवेश लें। अगर आप चाहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर कहीं बहुत आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, अब आप डिग्री करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बीटेक करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश का आपको लाभ मिलता है। एक तो ये कि आप पॉलिटेक्निक करके सीधे सीधे जॉब में जा सकते हैं। अगर आपको धन की आवश्यकता है, पैसे चाहिए, तो आप नौकरी करिए और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाइए। लेकिन अगर आप उसके बाद भी आपको अवसर मिलता है और आप बीटेक करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश की सुविधा भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉलिटेक्निक करने का एक बड़ा लाभ मिलता है। ये ग्रुप के का यानी यहाँ पे भी आपको कम समय में 3 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, डिप्लोमा के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में
द्वितीय वर्ष में सीधे आपको प्रवेश मिलता है, इसको लेटरल एंट्री कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो आपको पूर्ण करनी होती हैं, तभी आप ग्रुप के में अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप के बारे में ये जानकारी आपके पास यहाँ पर दी जा रही है, इसको आप नोट डाउन करिए और अपनी जरूरत के अनुसार इसको यूज करिए। ठीक है, तो ये तो आपको जानकारी यहाँ से हमने दी ग्रुप के बारे में। इसी तरीके से बाकी और ग्रुप में है। ग्रुप के लेटरल एंट्री की प्रवेश परीक्षा के बारे में आपको जो बताया गया है, प्रवेश क्षमता लेटरल एंट्री हेतु उपरोक्त सारणी के कॉलम 2 की प्रवेश क्षमता राजकीय अनुदानित व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता का अधिकतम 10% है। संस्था एवं पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों का पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, अब आयु की बात जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से की है कि आयु कितनी पूरी होनी चाहिए प्रवेश के लिए, तो 14 वर्ष आपको इस तिथि पर पूर्ण करनी होगी। फिर स्वास्थ्य की बात, भाई आप पढ़ने के लिए स्वस्थ हैं कि नहीं है, तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमवार उपयुक्तता अनुरूप स्वास्थ्य मानकों को पूर्ण करना होगा। ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य मानक हैं जिसको आप ध्यान रखिए। प्रावधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से संपन्न ना कर सके। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के समय ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप लेकर आएंगे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने और उससे संबंधित कार्य करने में सक्षम हैं। प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किए जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ग्रुप आई में तीनों पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु तो अभ्यर्थी को वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एवं किसी भी शारीरिक अक्षमता से मुक्त होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, इस वर्ग विशेष के लिए आपको बताया गया है, ये आपको पूरा करना होगा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कानपुर में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित तथा शेष सभी पाठ्यक्रमों में अस्थि अथवा श्रवण विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक अलग से फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो पॉलिटेक्निक चल रहा है वहां भी इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी कोई भी विकलांगता अनुमन्य नहीं होती है प्रवेश के लिए जो आपको काम करने से बाधित करती हो उस वर्ग विशेष से संबंधित। ठीक है, विकलांगता एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, उत्तर प्रदेश कानपुर में है। इस संस्थान में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग तथा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रुपए 250 प्रति माह की भोज्य वृत्ति यानी 250 रुपए आपके जो भोजन के लिए है वो लेकर के, तथा संस्था की निःशुल्क यूनिफॉर्म भी प्रदान की जाती है। पात्र अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 5% 36% का आरक्षण भी उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद में के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% विकलांग है प्रस्तुत करना होगा। संस्था में छात्रों के प्रवेश के पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन संस्था स्तर पर नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। फिर शिक्षण शुल्क की बात कि कितना फीस आपको जमा करना है, यहाँ उसकी भी जानकारी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये शिक्षण शुल्क आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर राजकीय संस्थाएं हैं तो किस ग्रुप में है ना, जनरल कैंडिडेट है तो कितना फीस होगा, अगर आपका
ओबीसी है तो क्या फीस होगा, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सत्र 2010-11 के शासनादेश 10-11 का शासनादेश है ये, जिसके अकॉर्डिंग 8 जून 2010 द्वारा शिक्षण शुल्क रुपए इतने, छात्र निधि शुल्क रुपए इतने, छात्रावास शुल्क है कुल इतना, प्रतिवर्ष निर्धारित है। प्रतिवर्ष आपको ये दिया जाएगा, ये देना होगा फीस। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है उनसे छात्र निधि शुल्क इतना ही जमा हो, इतने के स्थान पर सिर्फ ये लिया जाएगा, है ना, छात्र निधि जो ली जाती है वो कम ली जाएगी। एवं छात्रावास शुल्क रुपए 800 छोड़ते हुए कुल रुपए इतने ही लिए जाएंगे जिनमें परीक्षा शुल्क एवं बीमा शुल्क सम्मिलित नहीं है। अच्छा, इसमें अगर कोई परिषद द्वारा चेंज है, कोई अपडेट किया जाता है तो वो आपको मानना अनिवार्य होगा। और अनुदानित पॉलिटेक्निक जो एडेड होती हैं वहां के लिए भी दिया गया है। इस अगर आप एडेड पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो ये परीक्षा शुल्क आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो परिषद की जानकारी दी गई है। यहाँ पर भी परिषद अगर बाद में कोई चेंज करता है तो वो आपके लिए मान्य होगा। निजी क्षेत्र के जो पॉलिटेक्निक्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि फीस की क्या स्थिति होगी। आप पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग फीस यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करिए। ये अलग अलग पाठ्यक्रम जो निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक हैं उनके लिए बताई गई है आपको फीस, इसको नोट करिए और इसी के अकॉर्डिंग प्रवेश प्रक्रिया अपनी आप पूर्ण करें। आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान होने की दशा में बाई चांस आपने ऑनलाइन जमा किया और आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान हो गया तो उसे वापस लेने की भी प्रक्रिया है। जिन कैंडिडेट से ऐसा कुछ हो गया है गलती से तो वो ये प्रक्रिया यहाँ पर देख लें, इस प्रक्रिया को फॉलो करें और जो अधिभुगतान हुआ है उसे आप वापस पा सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा कि अगर अधिभुगतान हो गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मिल गया है। देन अब आते हैं आवेदन पर। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 है तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। ठीक है, और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, आप कैफ़े में जा कर के, आप कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ उससे संबंधित आपको और जानकारी दी गई है। इस वेबसाइट को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कैसे हम ओपन करेंगे और फिर आपको आवेदन पत्र भरना है, उसके स्टेप्स भी आपने देखे हैं। वेबसाइट पर ग्रुप ए से के तक के लिए एक फॉर्म तथा ग्रुप एल है तो पृथक फॉर्म उपलब्ध रहेगा। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, ये उसके लिए जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, क्या क्या चाहिए आपको, आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। कृपया उपरोक्त मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी की निरंतरता को काउंसलिंग की समाप्ति तक सुनिश्चित करें। शुरू में ही मैंने कहा था कि जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के समय दे रहे हैं, जो ईमेल आईडी दे रहे हैं, उसको लिख करके रख लीजिए और वही अपने पास अंत तक बनाए रखिए। इस मोबाइल नंबर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां एसएमएस से भेजी जाती रहेंगी तथा सभी ओटीपी इसी मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन पासवर्ड भूलने की दशा में भी मोबाइल नंबर व ईमेल की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी को समय समय पर देखते रहें जिससे वह महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित ना रहें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित ग्रुप की अर्हताएं वो पूरी करता है। यानी ग्रुप ए में आप भर रहे हैं तो क्या उसकी जो बेसिक चीजें मांगी गई हैं वो आप पूर्ण करते हैं या नहीं। किसी भी दशा में आवेदन पत्र के लिए जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा, ना ही हस्तांतरित होगा। आपकी जगह किसी और को भी नहीं दिया जाएगा, ना आपको वापस किया जाएगा जो आप आवेदन पत्र के लिए पैसा जमा कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन के समय आने वाली समस्याओं के निस्तारण हेतु अभ्यर्थी के लॉगिन में ग्रीवेंस दर्ज कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, किसी भी भ्रम अथवा कठिनाई की दशा में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से अपनी समस्या अंकित करेगा जिसका निराकरण परिषद द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा। यह समाधान अभ्यर्थी के लॉगिन में ही परिलक्षित हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा संगत शुल्क जमा किया गया होगा, ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध रहेगा। वहीं से आपको परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड मिलेगा आपकी लॉगिन से। अभ्यर्थी द्वारा आवंटित
आवंटित परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले जाना अनिवार्य है। आपको प्रवेश पत्र एग्जाम देते समय जरूर लेकर के जाना होगा, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं, वर्ग उपवर्ग शैक्षिक अर्हता का सत्यापन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा नहीं किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, जिसे काउंसलिंग अथवा प्रवेश के समय दी गई सूचनाओं के सुसंगत प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की दशा में उसकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अतः आवेदन पत्र में सूचना भरने से पूर्व अभ्यर्थी इनकी सत्यता सुनिश्चित कर लें, ठीक है। फिर आयु की बात है जो हम लोग बार बार कर चुके हैं, फीस की बात भी हम कर चुके हैं कि कैसे जमा करना है हमें। फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा। जो अभी की जानकारी है वो ये है। फिर एल ग्रुप के बारे में भी हम लोग बात कर ही चुके हैं अभी। अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ग्रुप ए, ग्रुप E1, E2, ग्रुप B to K तक हेतु होने वाली परीक्षाओं में से प्रत्येक में आवेदन कर सकता है तथा ग्रुप L हेतु एक आवेदन कर सकता है, ठीक है। अर्थात अभ्यर्थी अधिकतम 4 आवेदन कर सकता है। देखिए इन 3 में से प्रत्येक में से एक आप चयन कर सकते हो, तो 3 तो ये हो जाएंगे, ग्रुप ए में से एक, E1, E2 में से एक और इसमें से एक, है ना। और ग्रुप L अलग से आप ले सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होने की दशा में उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि, उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अभिलेखों के अनुसार होना आवश्यक है। यानी ये नाम देख लीजिए जो आपके हाई स्कूल में है उसी के अनुसार अपने आवेदन पत्र में भरिए, अदरवाइज प्रवेश लेने में आपको समस्या आएगी। अपना नाम, अपने माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये हाई स्कूल में जो आपने लिखा है वही लिखिए, बिल्कुल स्पेलिंग मैच कराकर लिखिए, है ना, भिन्नता ना हो। आवेदन करने के समय कतिपय कारणों से भरी गई सूचनाएं त्रुटिपूर्ण रह जाती हैं, इसलिए आवेदन पत्र को अंतिम रूप देने से पहले सावधानी पूर्वक भरी गई सूचनाओं की जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि बाद में परिलक्षित होती है तो ऐसी दशा में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल को त्रुटि सुधार हेतु खोला जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी आवेदन पत्र की त्रुटियों का सुधार कर सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। कृपया वेबसाइट व समाचार पत्र में समय समय पर जारी निर्देशों से अवगत होते रहें। अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन पत्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ऑनलाइन भर दिया वही पर्याप्त है, लेकिन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी यानी उसका प्रिंट आउट अपने पास भविष्य के लिए जरूर रखें, अपने पास रखें, परिषद को नहीं भेजना है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के पत्राचार अगर आपको करना है कोई पत्र व्यवहार तो उसके लिए जो पता है वो ये पता है, इसको नोट करके रख लीजिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय में परीक्षा संबंधी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में 10 से 5 बजे तक निम्न फोन नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकता है या इस ईमेल आईडी का प्रयोग कर सकता है। आरक्षण की बात की गई है। काउंसलिंग प्रारंभ होने तक सीटों की संख्या तथा आरक्षण शासनादेश के अधीन परिवर्तनीय हैं, ठीक है। अब ये किस किस तरीके से आरक्षण वर्तमान में अभी बताया गया है, जो इस समय लागू है, ये उतने तक की ही जानकारी है, ये आरक्षण का विवरण है। उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार 36 प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा 36 आरक्षणों में मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा। तो ये 36 आरक्षण भी आपको मिलते हैं, जिसमें इनमें से कोई एक ही का चयन आप कर सकते हैं, एक ही आरक्षण आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो आप इस 36 आरक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ नोट बताई गई हैं आपके लिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के माध्यम से प्रवेश देने वाली संस्थाओं में अभ्यर्थियों को सीटों का आरक्षण शासन में सुसंगत शासनादेश के अधीन होगा, जो शासन द्वारा परिवर्तनीय है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग होने का प्रमाण पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर
काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता अथवा आरक्षण के संबंध में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा व उसकी पात्रता, सीट आवंटन, चयन निरस्त समझा जाएगा। आवेदन पत्र में अभिलिखित श्रेणी एवं उप श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा। यदि प्रवेश हेतु संबंधी शैक्षिक अर्हता में घोषित अंतिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो शासन द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विमुक्त जातियों को प्रवेश हेतु आरक्षण मान्य नहीं है तथा अनुसूचित जाति के रूप में उनका दावा मान्य नहीं है। फिर अति महत्वपूर्ण प्रवेश पत्र के बारे में है कि आप कैसे परिषद की वेबसाइट से, यहाँ से अपने लॉगिन से किस प्रकार डाउनलोड करेंगे। यदि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी को फोटो अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण या उपलब्ध ही नहीं लगी है फोटो, तो 3 फोटो के साथ परीक्षा हेतु निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होइए, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करके, जो इसी वेबसाइट से डाउनलोड होगा। प्रवेश परीक्षा केंद्र, ठीक है। तो प्रवेश पत्र आप समझ गए। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व परिषद की इस वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा में बैठेगा। प्रवेश पत्र को संस्था में प्रवेश लिए जाने तक सुरक्षित रखें तथा प्रवेश पत्र के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। जो फाइल शुरू में बात की थी उसी फाइल में अपना प्रवेश पत्र भी लगा दीजिएगा। काउंसलिंग में प्रवेश लेते समय तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कृपया प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। यदि प्रवेश पत्र पर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो अपने साथ 3 फोटो लेकर ही परीक्षा देने जाएं। प्रवेश परीक्षा केंद्र के बारे में आपको जानकारी है। अभ्यर्थी को 3 परीक्षा जनपद चुनने का विकल्प, जब फॉर्म भरेंगे आप तो वहां पे आपको परीक्षा का जनपद चुनना था, वहां 3 जनपद चुनने का विकल्प होगा। परीक्षार्थी उन 4 जनपदों के नाम वरीयता क्रम में चुने जहां से वे परीक्षा देना चाहते हैं। सभी पाठ्यक्रम ग्रुप जो दिए गए हैं हेतु परीक्षा केंद्र सामान्यतः बड़े शहरों में होंगे। परिषद को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने हेतु प्रदेश के जनपदों में कोई भी जनपद परीक्षा केंद्र आवंटित कर सकता है। परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप A, B, C, D, E, F, G, H, I के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तो अभ्यर्थी 3 समूहों हेतु समान या निकटस्थ परीक्षा जनपदों का चयन करे जिससे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में अधिक समय ना लगे। यदि अलग अलग समूहों हेतु अलग अलग परीक्षा केंद्र आवंटित होते हैं तो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस हेतु परिषद किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा। परीक्षार्थियों के लिए और अन्य निर्देश हैं कि आप किस तरीके से सही समय पर पहुंचें और सही तरीके से एग्जाम दे सकें। तो ऑनलाइन परीक्षा अगर पाठ्यक्रम ग्रुप A, B, C, D, E, F, G, H, I, K की परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में क्रमिक रूप से प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी। अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों का सही विकल्प चुनेंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में पुनः हल करना हो उन्हें चयनित करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। परीक्षा के 10 दिन पूर्व से ही मॉक स्टेट की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यानी परीक्षा देने के 10 दिन पहले आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब है कि आप अभ्यास करें, टेस्ट देने का अभ्यास करें, है ना, ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में भली भांति अवगत हो सके। समय परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में शीघ्र पहुंचना चाहिए तथा अपने अनुक्रमांक हेतु निर्धारित कंप्यूटर पर लॉगिन आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन की कार्यवाही ससमय पूर्ण कर लेनी चाहिए। लेखन सामग्री पे भी ध्यान दीजिए। लेखन सामग्री क्या है? परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले नीले बॉल पेन, ध्यान रखिएगा, के अतिरिक्त ऐसी कोई सामग्री न लाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में सहायक हो सके। ऐसी सामग्री का अभ्यर्थी के पास पाया जाना अनुचित साधन माना जाएगा। लॉग टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मोबाइल कम्युनिकेशन उपकरण परीक्षा कक्ष में लाना पूर्णतः वर्जित है। प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी, परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएं, जिससे परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक, केंद्र अधीक्षक व संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करें। बिना प्रवेश पत्र परीक्षा कक्ष में जाने से वंचित कर दिया जाएगा। फिर से बोल दूं कि अगर फोटो आपके प्रवेश पत्र में क्लियर नहीं है तो अपने साथ साफ साफ 3 फोटो लेकर के जाएं। जी हाँ, मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग भी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें हर प्रश्न के साथ उत्तर के 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर एक, अगर उत्तर आपने सही किया तो एक उत्तर सही होने पर 4 अंक दिए जाएंगे। उत्तर के 4 विकल्पों में केवल एक ही विकल्प सही होगा। अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो एक उत्तर गलत होने पर 1 अंक आपका कट जाएगा, यानी एक प्रश्न सही हुआ तो 4 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो 1 अंक आपका कट जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर ना देने पर ऐसे प्रश्न को नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा, यानी आपको उत्तर नहीं आता तो आप उत्तर ना दें, उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो जब आप उत्तर नहीं देंगे तो उससे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा और सही उत्तर होने पर 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों पर आपत्तियां प्राप्त करना। परीक्षा फल एवं योग्यता क्रम सूची जारी होने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्रश्न उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों पर पोर्टल के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस हेतु अभ्यर्थी को ₹100 जमा करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों, उत्तरों तथा चुने गए विकल्पों में भिन्नता हेतु आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। अभ्यर्थी का दावा सही पाए जाने पर ₹100 उसे वापस करते हुए त्रुटि का सुधार किया जाएगा। दावा गलत पाए जाने की दशा में ₹100 जब्त कर लिए जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि है परीक्षा में तो आप इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दावा गलत होता है तो ₹100 आपके जब्त हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा का परीक्षा फल नॉर्मलाइजेशन। अभ्यर्थी की अधिक संख्या के दृष्टिगत एक ही ग्रुप के लिए प्रवेश परीक्षा को विभिन्न पालियों में कराए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पाले हेतु तो अलग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, एक ही ग्रुप में भी अलग पाली का अलग प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्रों को तैयार करने की प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि समस्त प्रश्न पत्रों में दिए गए, है ना, जितने भी प्रश्न पत्र दिए गए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों का स्तर एक समान हो, परंतु ऐसा कर पाना किसी भी दिशा में संभव नहीं हो सकता है। इस समस्या के निवारण के लिए सभी परीक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न पालियों में होने वाली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन करते हुए अंतिम अंक प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 में भी यह प्रक्रिया अपनाई जानी है। एक ग्रुप की परीक्षा को एक से अधिक पालियों में कराए जाने की दशा में निम्नानुसार नॉर्मलाइज किया जाता है। योग्यता सूची। अब ये आपको योग्यता क्रम की सूची यानी नॉर्मलाइजेशन का ये मेथड है जो आपको नहीं करना है, ये परिषद ने अपनी जानकारी दी है। तो अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पूरा दिखा दिया है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देन परीक्षा फल की घोषणा। परीक्षा फल घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा फल परिषद की इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। ग्रुप एल हेतु चयन प्रक्रिया एवं सीटों का आवंटन। जो ग्रुप एल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको साक्षात्कार कैसे देना, जिनका सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से वो यहाँ से रीड आउट करें और उसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। सीट आवंटन हेतु काउंसलिंग। ठीक है, अब ग्रुप बी से के बीच में सीट आवंटन की जो काउंसलिंग है। प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन, सीटों की उपलब्धता, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प एवं योग्यता क्रम व काउंसलिंग के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत परिषद द्वारा काउंसलिंग के विस्तृत नियम, तिथि, समय, स्थान, प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश समाचार पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। अंतिम रूप से सीट आवंटित हो जाने पर पाठ्यक्रम अथवा संस्था में कोई परिवर्तन संभव ना होगा। ठीक है, फिर प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात यानी आपने एग्जाम पास कर लिया, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क 250 है ना, ये
काउंसलिंग के लिए है, ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा करने होंगे, तभी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पश्चात संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों को पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से भरा जाएगा। विकल्पों की संख्या असीमित है। प्रत्येक चरण में हर अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तित कर सकता है या नए विकल्प जोड़ सकेगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए संस्था एवं पाठ्यक्रम के विकल्प को वरीयता क्रम व आरक्षण के अनुरूप आवंटन करते हुए सफल अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन पर आवंटन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सफल अभ्यर्थियों को यह आवंटन पत्र आपके लॉगिन पर मिलेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबंधों से आबद्ध होंगे जो विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं, जिन्हें समय समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे, वो भी लागू होंगे। और अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रथम चरण में ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर वांछित सीट प्राप्त कर लें, क्योंकि चरणवार सीटों की उपलब्धता घटती जाएगी। यानी आपका जब सिलेक्शन हो गया है, जिस चरण में आपका नाम आए, आप उसी चरण में जाकर के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर के प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी काउंसलिंग से 1 सप्ताह पहले वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आवंटित संस्था में प्रवेश आपको कैसे लेना है, यानी काउंसलिंग हो गई, अब आपको संस्था में प्रवेश चाहिए तो अभ्यर्थी को अपनी आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ प्रवेश हेतु निर्धारित तिथियों में स्वयं प्रस्तुत होना होगा। आपको जाना होगा जिस कैंडिडेट का एडमिशन है उसे। संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों के समस्त मूल अभिलेखों की जांच, फीस तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिनके सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। अब आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जिनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस प्रकार का आप आरक्षण चाहते हैं उससे संबंधित जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर आपको देना होगा प्रमाण पत्र। आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने हेतु प्रमाण पत्र संख्या 1 से 8A एवं 8B पर दर्शाए गए प्रमाण पत्रों के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। इन्हीं प्रमाण पत्रों पर आपका जो आरक्षण आपने कोट किया है, जिसका आप मांग कर रहे हैं, वो माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। ये यहाँ किस तरीके का प्रमाण पत्र है, जैसे ओबीसी के लिए तो ये प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको हम दिखा देते हैं। ये प्रमाण पत्र आपका, ये देखिए, प्रमाण पत्र संख्या 1 है, आप देख पा रहे होंगे प्रमाण पत्र संख्या 1 ओबीसी के लिए। फिर आप देखिए इसके नीचे SC ST का प्रमाण पत्र संख्या 2। यही प्रमाण पत्र आप SC ST के लिए ये वाला प्रस्तुत करेंगे जो आप देख रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात की गई थी, तो इसी फॉर्मेट पे ये प्रमाण पत्र संख्या 3 ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए इस फॉर्मेट पे ही मान्य होगा। और प्रमाण पत्र संख्या 4 जो कि सैनिक आश्रित का प्रमाण पत्र है, उसके लिए ये नीचे वाला प्रमाण पत्र संख्या 4 ये मान्य होगा। ठीक है। फिर प्रमाण पत्र संख्या 5, अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की संतान है, उसका प्रमाण पत्र देना है तो प्रमाण पत्र संख्या 5 आपको लेकर के जाना होगा। तो प्रमाण पत्र का यही प्रारूप आपके लिए मान्य होगा। प्रमाण पत्र संख्या 6 किसके लिए है? उत्तर प्रदेश से बाहर के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा पेश किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बाहर के, आप बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं लेकिन आप यहाँ हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। और सामान्य निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र संख्या 7 आपको ये वाला देना होगा। प्रमाण पत्र संख्या 7 ये निवास प्रमाण पत्र देख लीजिए, जो आपके लिए जरूरत का हो प्रमाण पत्र आप उसी को प्रस्तुत करेंगे। फिर आप देखिए ये आपका आता है प्रमाण पत्र संख्या 8A कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय से आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है। ठीक है। 8A का प्रमाण पत्र ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी लो इनकम ग्रुप का अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो इसी प्रारूप पर, ये देख लीजिए आपको प्रारूप दिख रहा है, यही प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। इस फॉर्मेट के अलावा दूसरा फॉर्मेट मान्य नहीं होगा। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला
एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा। लास्ट में देखिए ये प्रमाण पत्र है स्वयं घोषणा पत्र, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ एवं स्वयं घोषणा पत्र। देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए, दो हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला उत्तर प्रदेश सरकार जो बनाएगी, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, जो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ये 8A प्रमाण पत्र है। और इसी का ये रहा नेक्स्ट पेज पर 8B प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं लाभार्थी जो स्वयं घोषणा पत्र देंगे, ये उसका है। तो 8A 8B आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि हम पॉलीटेक्निक में क्यों अप्लाई करें, किस तरीके से पॉलीटेक्निक हमारे लाइफ में एक बहुत सकारात्मक और बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जिसके माध्यम से सरकार आप सबकी सहायता कर रही है। आप शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपनी लाइफ में प्रगति करें, आगे बढ़ें। लेकिन चूंकि मैं राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ में व्याख्याता भौतिक विज्ञान लेक्चरर फिजिक्स हूँ, डॉक्टर कल्पना सिंह, तो मैं आपको आज राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ की एक झलक आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। और आप ये जान सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ का जो वेबसाइट है, इसी प्रकार प्रदेश की अन्य जो पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित हो रही हैं, उनकी अपनी जो वेबसाइट है उस पे जाकर आप उस संस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ का मुख्य भवन आप देख रहे हैं। आपको अध्ययन करने के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक शानदार भवन दिया जाता है। ये उसी का मुख्य भवन है जिसे आप देख रहे हैं। मुख्य भवन में आप अध्ययन करते हैं, आपको लैबोरेटरीज, स्मार्ट क्लासेस, सभी की सुविधा दी जाती है। तो यहाँ आप ये देखिए, मुख्य भवन के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको इस तरीके का एक शानदार बिल्डिंग आपको उपलब्ध है आपके अध्ययन करने के लिए, जो आपके लिए एक मंदिर की तरह है। और आपकी तरह ही छात्राएं जो यहाँ प्रवेश लेती हैं, वो इस संस्था का मंदिर की तरह ही हम सबके साथ मिलकर के ध्यान रखती हैं। तो ये आपका मुख्य भवन है जो आप देख रहे हैं, जिसकी सुविधा आपको दी गई है। कंप्यूटर लैब है। इस तरीके की कई कंप्यूटर लैब आपकी सुविधा के लिए संस्था में हैं, जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वर्कशॉप है, ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप कार्य करना सीखते हैं। कई तरीके की जिन विषयों में जैसी आवश्यकता है, आपको लैबोरेटरीज दी गई है, प्रयोगशालाएं आपको दी गई हैं। स्मार्ट क्लासरूम, जी हाँ, इन स्मार्ट क्लासरूम में कई स्मार्ट क्लासरूम राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ में हैं, जो आपको सुविधा प्रदान करते हैं आपके शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त करने में। एक शानदार सेमिनार हॉल आपके पास है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज आपके सहयोग से आपके लिए संचालित की जाती हैं, जिनके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं, आप शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ को, जहां ये छात्रावास है, आपको आवासीय सुविधा प्रदान की गई है। 8 छात्रावास आपकी सुविधा के लिए संचालित हैं, जिनमें आप आवास करते हैं, निवास है आपका, आप अध्ययन अध्यापन का कार्य पूर्ण करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण आप प्राप्त करते हैं। ये आपके छात्रावास के अंदर आपका डाइनिंग एरिया आपको प्रोवाइड किया गया है, जो बहुत ही शानदार है, आपके लिए मंदिर की तरह है। इन सब के अतिरिक्त आप के सर्वांगीण विकास के लिए आपको खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में भी आप प्रतिभाग करते हैं, उसकी सुविधा भी आपको प्रदान की गई है। जहां संस्था के अंदर एक आपके लिए खेल कूद के लिए विशाल मैदान होता है, वहीं आपको ये बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस आदि की भी सुविधाएं आपको दी गई हैं, जहां छात्राएं विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में प्रतिभाग करती हैं और अपना सर्वांगीण विकास करती हैं। आप
संस्था में हमारे साथ मिल करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, जैसे योगा एक्टिविटी भी आप प्रतिभाग करते हैं, आप सीखते हैं और उसे अपने जीवन में धारित करते हैं। अन्य क्रियाकलाप जैसे वृक्षारोपण है जो सामाजिक महत्व का है, हम सभी मिलकर के साथ में इन सामाजिक महत्व के क्रियाकलापों को भी संपन्न करते हैं, जो हमारे साथ साथ हमारे प्रदेश, हमारे देश के उत्थान के लिए आवश्यक है। हम अपने गतिविधियों से जो हम साथ में मिलकर के करते हैं उससे समाज को जागरूक करते हैं। जैसे रैली का निकालना, ये उनमें से एक प्रकार की एक्टिविटी है, गतिविधि है। हम हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम में हम लोग प्रतिभाग करते हैं मिलकर और समाज को जागरूक करते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करने का भी काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करते हैं, जिससे आपकी कला और निखर करके समाज के सामने आती है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। हम विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। इन प्रतिभागी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के उन्हें प्रोत्साहन दिए जाते हैं। ये जैसे रंगोली प्रतियोगिता है, इसी प्रकार की अन्य विभिन्न प्रतियोगिताएं, और विजेताओं को हम मेडल आदि उपलब्ध करा करके, प्रदान करके उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ प्रोत्साहित करने का भी कार्य करते हैं संस्था में। सभी छात्राओं को प्रगति करने के, आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। तो ये है हमारे साथ आपने देखा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ की एक झलक। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस संस्था में। आप आइए और यहाँ उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ आप अपने जीवन में प्रगति करने की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है और अंत तक इस वीडियो का श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमने आज विस्तृत जानकारी ली इस वीडियो के माध्यम से कि हम पॉलिटेक्निक में प्रवेश कैसे लें। एक एक स्टेप को हम लोगों ने सीखा, जिससे कोई त्रुटि ना हो, समस्या ना आए। साथ ही हमने यह भी देखा यहाँ पर कि हम पॉलिटेक्निक में प्रवेश क्यों लें, यानी कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। पॉलिटेक्निक से आपके लिए स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की गई है। बहुत ही कम पैसे में आप अपना भविष्य उज्जवल कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त आप जब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूर्ण करते हैं तो आपको सीधे आप जॉब में जा सकते हैं। प्लेसमेंट का डेटा भी मैंने आपको दिखाया। और अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में जाएं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे बढ़ें, तो फ्रेंड्स अपनी जरूरत के अनुसार आप चयन करिए। आपकी नौकरी की जरूरत है, आपको धन की जरूरत है, परिवार को सहायता चाहिए, तो आप नौकरी का चयन करें। और जब आपको लगे कि अब आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आप उच्च शिक्षा की तरफ जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा अगर आप करते हैं और उसके बाद आप बीटेक करने जाते हैं तो डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश की भी सुविधा मिलती है, आपको वो लाभ मिलेगा। और बता दें आपको कि पॉलिटेक्निक से जो डिप्लोमा किए हैं छात्र छात्राएं हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी और ऊंची ऊंची संस्थाओं से जुड़ करके काम कर रहे हैं, अपना और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप भी इस ग्रुप का, इस फ्रेटर्निटी का, इस समूह का हिस्सा बनिए और अपना और अपने देश का, अपने परिवार का, सभी का भविष्य उज्जवल कीजिए। शुभकामनाएं आप सभी को। और अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।